वेलकम क्लास फिफ्थ सटीना पब्लिक स्कूल। हमारा जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर फिफ्थ। चैप्टर फिफ्थ का नाम है गुड हेल्थ। इसकी शुरुआत हमने की थी न्यूट्रिएंट से, यानी फूड से। न्यूट्रिएंट्स के बारे में हमने बताया था कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड में लेने चाहिए। हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं, फैट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, रफेज है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज वाटर। वाटर इज़ वेरी नेसेसरी component of the न्यूट्रिशन और द फूड। बगैर इसके कुछ डाइजेस्ट नहीं होगा आपकी एलिमेंट्री कैनाल में। आपके पास एक अदद डाइजेस्टिव सिस्टम है, या उसको एलिमेंट्री कैनाल के बकल कैविटी से शुरू होता है। उसके बाद फूड पाइप है, इसोफेगस, उसके बाद स्टमक, मैदा, उसके बाद ड्यूडनम है, थोड़ा मुड़ा हुआ यू शेप स्ट्रक्चर। उसके बाद एक लंबी ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन, और एक छोटी मोटी ट्यूब है लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद एक लास्ट ओपनिंग है एनस। तो ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो 4-5-6 मीटर लंबी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए कहलाती है कि इसका डायमीटर लार्ज इंटेस्टाइन से कम होता है। डायमीटर मतलब किसी का डायमीटर ज़्यादा हो तो वो उस पर उसका नाम रखा गया है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ना कि उसकी लंबाई के ऊपर। लंबाई स्मॉल इंटेस्टाइन की बहुत ज़्यादा होती है, वेयर एज द लेंथ ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वेरी लेस देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। बहरहाल उसका जो डायमीटर है, जो थिकनेस है, जो इंटेस्टाइन के इन दो पार्ट्स की, वो अलग अलग है। दीज टू पार्ट्स आर नेम्ड अपॉन देयर डायमीटर्स। बहरहाल उसके बाद हमने आपको बताया था कि क्या जो फूड हम लेते हैं वो किस कौन सी कंडीशन में कहलाएगा कि वो बैलेंस डाइट है। तो उसके बारे में हमने बताया था कि सारी चीज़ें कितनी कितनी होनी चाहिए, और ये भी बताया था कि ये एज वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका डिसीजन लिया जाता है कि किस एज में आपको कौन सी चीज़ें ज़्यादा लेनी है। जब आप ग्रो कर रहे हो, ग्रोथ हो रही हो, डेवलपमेंट हो रहा हो, उस वक्त नेचुरली आपको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो एनर्जी गिविंग न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स आपको बहुत लेना है व्हेन यू आर ग्रोइंग अप। और जो एडल्ट हैं उनको बहुत ही बैलेंस डाइट लेना है। सारी चीज़ें बहुत प्रोपोर्शनेट लेना होती हैं, और ओल्ड एज में ये उसका अलग शेड्यूल रहता है। बहरहाल उसके बाद हम आए थे रेस्ट और एक्सरसाइज पर। हमने बताया था कि बॉडी के लिए एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज का फ़ायदा ये होता है, एक्सरसाइज कसरत, इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे आपकी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो उसकी अच्छी कंडीशन रहती है, अच्छी तरह से ब्लड सर्कुलेट करता रहता है पूरी बॉडी में। और अगर देखिए ब्लड जो है वो एक ट्रांसपोर्टिंग मीडियम है बॉडी का। अगर ब्लड अच्छी तरह से सर्कुलेट कर रहा है आपकी बॉडी में, तो ये जानिए कि सारी चीज़ें आपकी बॉडी की हर एक सेल को बहुत समय से और बहुत रेगुलरली मिल रही हैं। और अगर इसके सर्कुलेशन में कोताही है, इसका सर्कुलेशन बढ़िया नहीं है, तो फिर हो सकता है जो चीज़ें आपकी सेल्स को नहीं बढ़ा, आपकी सेल्स को डाइजेस्टिव जो एंड प्रोडक्ट हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट के एंड प्रोडक्ट हैं ग्लूकोज, वो आपकी सेल को पहुंचना चाहिए। क्योंकि सेल में अगर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा तो सेल उससे एनर्जी अलग नहीं कर पाएगी। एनर्जी अलग नहीं हो पाएगी तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी, तो फिर बहुत सारे जो एनर्जी की मदद से काम होने वाले हैं वो नहीं होंगे। तो सबसे पहले प्रोटीन्स, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज आपकी सेल्स को पहुंच जाए, ये सर्कुलेशन के थ्रू ही होगा। उसके अलावा अमीनो एसिड जो कि प्रोटीन के डाइजेस्टिव एंड प्रोडक्ट हैं वो ब्लड के ज़रिए सेल्स को पहुंच जाएं,
तो सेल्स फिर नई नई प्रोटीन्स बनाएंगी और ग्रोथ होगी और रिपेयर होगी। और सर्कुलेशन अच्छा रहेगा तो फिर लंग्स से जो जमा की गई है ऑक्सीजन वो भी तेज़ी से आपकी सेल्स को पहुंचेगी। तो जब सेल्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी, ग्लूकोज मिल जाएगा, तो दोनों को मिलाकर वो ऑक्सीडाइज करते हैं ग्लूकोज को सेल्स विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रेस्पिरेटरी एंजाइम्स प्रेजेंट इन दी सेल। और उसके बाद जो रिएक्शन होता है ऑक्सीडेशन, उस ऑक्सीडेशन में आपकी सेल्स के अंदर एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और पानी बनता है। तो पानी और एनर्जी तो आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसे तो खारिज करना लिए। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए टॉक्सिक गैस, इट हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द सेल। तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड लेकर फिर दोबारा लंग्स में आएगा और लंग्स में इसको खारिज कर देगा, इसको डिस्कार्ड कर देगा। और फिर जब आप सांस बाहर निकालेंगे तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड विल गो आउट। तो इस तरह से अगर आप कसरत करते रहेंगे तो आपका सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहेगा। और मैंने जैसी चीज़ें आपको बताई, ऐसे तो ऐसा लगता है सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहेगा तो क्या होगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्कुलेशन बढ़िया रहेगा तो क्या होगा, कैसे चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपकी बॉडी को रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप थकेंगे, जब आप थकेंगे तो आप रेस्ट भी करेंगे। तो आपको एक लंबा रेस्ट मिल जाए, इसके लिए कुदरत ने 24 घंटे को 2 हिस्सों में बांट दिया है। 12 घंटे अंधेरे वाले रात के और 12 घंटे उजाले वाले दिन के काम करने के लिए। 12 घंटे आप मेहनत से काम कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और जो बाकी के 12 घंटे हैं उसमें आप मज़े से आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए, जो आपकी बॉडी की एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप रेस्ट कर लेते हैं देन यू फील रिफ्रेश। जब आप तरोताज़ा महसूस करेंगे तो चीज़ों को अच्छी तरह करेंगे, किताबों को अच्छी तरह पढ़ेंगे, होमवर्क अच्छी तरह करेंगे। और जब आपके जहन पर आपने जैसे नींद ही पूरी नहीं की है, रेस्ट आपने पूरा नहीं किया है, तो आपके ऊपर थकान सवार है, आपके ऊपर नींद सवार है, तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और जब अच्छा नहीं लगेगा तो आप कुछ अच्छा करेंगे भी नहीं, अच्छा पढ़ेंगे भी नहीं, और अच्छे मतलब सारा बिहेवियर आपका बदला हुआ होगा इफ़ यू आर नॉट टेकिंग रेस्ट। तो एक्सरसाइज और रेस्ट आपके खाने के साथ साथ ये दो चीज़ें भी बड़ी ज़रूरी हैं, और ये जब होती हैं तो फिर आपकी बॉडी फिट रहती है और जो आपने खाया पिया है वो अच्छी तरह से आपको लगता है। उसके बाद हम आज शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा टॉपिक, और वो है बीमारियों के ऊपर, डिजीज़ के ऊपर। पहले तो ये बता दें कि ये लफ्ज़ जो है वो किस तरह से आप इसको समझते हैं। आप एक लफ्ज़ तो जानते होंगे, ईज़ का मतलब होता है आराम। कंफर्ट और डिस का मतलब होता है नॉट। जैसे आप लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, और नापसंद करते हैं, लाइक डिसलाइक। तो उसी तरह से ये ईज और डिस ईज है। एक लफ्ज़ ऐसा है जो आपको ये शो करता है कि व्हेन यू आर नॉट इन कंफर्ट, आप आराम में नहीं हैं। तो साइंस कहती है कि आप आराम में इसलिए नहीं हैं कि आपकी बॉडी या आपकी बॉडी का कोई पार्ट ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, इसलिए आपको डिजीज़ है। देन यू फॉल वीक एंड सिक। जब आपकी बॉडी का कोई पार्ट या बॉडी एज ए होल ठीक तरह से काम नहीं कर रही है तो फिर आप बीमार हैं, यू आर इन ए कंडीशन ऑफ डिजीज, आप सिक हैं।
तो ये है बीमारी। क्यों नहीं काम कर रही है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो इन डिजीज़ को, जो बीमारियां जिनकी बात हम कर रहे हैं, इनको दो बड़े बड़े हिस्सों में बांटा गया है। और वो दो टाइप जो हैं, मेजर टाइप जो हैं, वो हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब है जो कम्युनिकेट हो, जो एक बीमार से दूसरे तंदुरुस्त आदमी में पहुंच रही हो, पहुंचने की सलाहियत रखती हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ है। और जो एक बीमार आदमी से जो बीमारी किसी दूसरे तंदुरुस्त आदमी में ना पहुंचे, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को फैलाने के लिए बहुत सारे हमारे पास ऐसे एजेंट्स हैं, जिनको हम बैक्टीरिया कहते हैं, जिनको हम वायरसेस कहते हैं, जो प्रोटोजोआ हैं। और ये सब हमारे अंदर बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ पहुंचाते हैं। डिजीज़ पहुंचाने के लिए हवा है, पानी है, खाना है, इंसेक्ट बाइट्स हैं और डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो ये सब मोड हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। चलिए इसके बाद बात करें।